देखिए जनाब, ओ लेवल की फिजिक्स में आज हम वर्क का चैप्टर तेजी के साथ आपको रिवाइज कराएंगे और रिवाइज कराकर असल में पास पेपर के क्वेश्चंस कराना है। तो सबसे पहली हेडिंग वर्क होता है क्या है? तो वर्क की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल जमीन पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाई, अगर फोर्स लगाने से ब्लॉक अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, आगे चला जाए, तो व्हेन अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करूं और वो अप्लाइड फोर्स उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दे एक जगह से किसी दूसरी जगह, तो इट इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क की बेटा डेफिनेशन, सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, इसकी यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, पर ऐसा यूनिट जूल्स है। बेटा वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वर्क स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, एनर्जी हम जानते हैं, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी वो एबिलिटी है जिससे हम कोई काम करते हैं, और इस चैप्टर में भी इतनी सारी एनर्जीज पढ़ेंगे तो एनर्जी की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। एनर्जी की यूनिट भी जूल है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सर वो एनर्जी जो किसी बॉडी में मूवमेंट की वजह से आती है, वो एनर्जी जो किसी बॉडी में मूवमेंट की वजह से आती है, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, सर पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से आती है। सर पोजीशन का मतलब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में हो तो पोजीशन का मतलब हाइट होता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी स्प्रिंग को खींच रहे हो तो पोजीशन का मतलब स्प्रिंग को जितना स्ट्रेच करोगे स्ट्रेच करना होता है। तो कहते हैं जनाब वो एनर्जी जो किसी बॉडी में ड्यू टू इट्स पोजीशन आए, और पोजीशन का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में हाइट है, और इलास्टिक मटेरियल के लिए स्ट्रेच करना, ये इसकी पोजीशन बनता है। अच्छा, आपके कोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है सिर्फ, दैट इज mgh। अलबत्ता इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? भाई अगर आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करें या स्प्रिंग को कंप्रेस करें, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने से उसमें जो एनर्जी आ जाती है, इट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एग्जाम्पल कोर्स में आपके शामिल है। क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो याद रखिएगा, हम कोई भी एनर्जी ना तो पैदा कर सकते, ना ही खत्म कर सकते, बल्कि तमाम एनर्जीज ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में, यानी टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी एनर्जी ना हम पैदा कर सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं। सर कोई एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल मैंने बहुत सारी लिखी है, और ये सारी एग्जांपल पास्ट पेपर में से ही निकाली है, कोई अपने पास से कहानियां नहीं सुना रहा। जैसे ये बताइए, तो सेल होता है, बैटरी होती है, सर बैटरी में केमिकल भरा हुआ होता है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल में। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी लैंप में से पास करती है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब किसी स्पीकर से पास करती है तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी हीटर से पास करती है तो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन तो बहुत सारे डेली लाइफ में नजर आएंगे। खैर जनाब, जब लाइट एनर्जी, ठीक है जनाब, पड़ती है किसी सोलर सेल पर, तो आपने देखा होगा सूरज की लाइट जब सोलर पैनल पर पड़ती है तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, इसी तरह बेटा जनरेटर में जब कोई कॉइल घूमता है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा हुआ है, जब जनरेटर में कोई कॉइल घूमता है तो कॉइल घूमने से काइनेटिक एनर्जी आती है, और यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने में जो हम चीज खाना खाते हैं ना, उस खाने के अंदर हम कहते हैं कि केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है जनाब।
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी की सारी केमिकल एनर्जीज कहलाएंगी। तो जनाब जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो बेटा बर्न करता है, और बर्निंग फूड इन द लिविंग बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी हमारी जब बॉडी में आ जाती है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल को पैडल मारते हुए आप अपनी केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आपने खाना खाया, खाना खाने से उस फूड को हमारी बॉडी ने जलाया और उसको कन्वर्ट कर लिया केमिकल फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और यही एनर्जी जब हम यूज करते हैं, साइकिल चलाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप पेट्रोल जलाते हो, जब आप कोयला जलाते हो, तो कोयला, पेट्रोल, दीज आर हाइड्रोकार्बन, इनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, और जब इसको जलाते हैं तो बेटा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर दो चीजों की रबिंग की जाए तो फ्रिक्शन से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। फ्यूजन रिएक्शन जो सूरज पर हो रहा है, स्टार्स पर और सूरज पर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, उस फ्यूजन रिएक्शन में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिशन रिएक्शन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह बेटा जो हमारी जमीन है, जमीन के अंदर चले जाए ना, तो जमीन के अंदर डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्रेस्ट्स हैं। जमीन के अंदर लेयर्स हैं। ये लेयर्स बेटा एक दूसरे के ऊपर घूम रही हैं। ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर घूम रही हैं, और इनके घूमने से इनके अंदर जबरदस्त किस्म की थर्मल एनर्जी पैदा हो रही है। तो जमीन के अंदर जियोथर्मल एनर्जी है, और ये जियोथर्मल एनर्जी कभी कभी जब बाहर निकल कर आती है तो जमीन में तबाही मचा देती है। तो बेटा कहना ये चाह रहा हूँ कि जितनी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बताई, ये सारी की सारी एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए पास पेपर के क्वेश्चन करने के लिए। सवाल, सर ये जो एनर्जीज हैं इनमें से कुछ एनर्जीज रिन्यूएबल है और कुछ एनर्जीज नॉन रिन्यूएबल है। सर रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जिसे आप कंज्यूम कर लें लेकिन फिर वो दोबारा आपको मिल जाए और फ्री में मिल जाए, तो इट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे सूरज की रोशनी आप इस्तेमाल कर लें, सूरज की लाइट से, सोलर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर लें, उसे खर्च भी कर दें, लेकिन कल सुबह फिर दोबारा सूरज मिलेगा, तो सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल है। हवा, विंड एनर्जी रिन्यूएबल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है? भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है कि हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं। बेटा ये डैम है, इस डैम के अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं पानी स्टोर कर लेते हैं और उससे फिर बिजली बनाते हैं। तो जो डैम से बिजली बनाते हैं, पानी स्टोर करके बिजली बनाते हैं, इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन मैंने पेपर में देखा है कि वो इस चीज को थोड़ा और मुश्किल करके पूछते हैं, और वो पूछते हैं बताइए कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है जो सूरज की वजह से है? सूरज की वजह से। तो याद रखिएगा, सूरज की वजह से खाली सोलर एनर्जी नहीं है, सूरज की वजह से विंड भी है। जमीन के ऊपर ये जो हवाएं चलती है ना, ये भी सूरज की हीट से गर्म हवा ऊपर भाग जाती है, ठंडी हवा नीचे आ जाती है। ये हवाएं चलने का जो सिस्टम है, इसके अंदर भी सूरज इन्वॉल्व है। सी ब्रीज, कूल ब्रीज, ये सारी की सारी चीजें हमने थर्मल फिजिक्स में पढ़ाई होती है, तो इन सब में सूरज इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, बेटा समी आप बता सकते हैं कि सूरज का, ये जो हम डैम के अंदर पानी स्टोर करते हैं, इससे क्या कनेक्शन है? बेटा समी बता सकते हैं सूरज का, जो हम डैम में पानी स्टोर करते हैं, इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? समी, देखिए बेटा जो सूरज है ना, ये समंदर के पानी को इवेपोरेट करता है, समंदर के पानी को उड़ा देता है हवा में ना, इवेपोरेट करता है। ये बताओ बेटा समंदर का पानी किस में चला जाता है? सर समंदर का पानी जब वेपर्स बनेगा ना तो बादल बना लेगा, बादलों में चला जाता है। और ये बादलों में पानी जो होता है, जब ये बारिश करता है तो बारिश से ये पानी घूम कर, ठीक है जनाब, समंदर की तरफ आ रहा होता है, तो रास्ते में हम लोग डैम बनाकर पानी स्टोर कर लेते हैं। तो ये बताइए समंदर के पानी को किसने आसमान पर उठा दिया, जिससे बादल बन गए, और बादलों से बारिश होकर डैम में पानी आ गया? तो फिर आप बोलेंगे सर इसका जो सोर्स है ना वो सूरज ही है। ठीक है जनाब। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, समी बेटा बता सकते हैं टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी बता सकते हैं टाइडल एनर्जी का सूरज से क्या ताल्लुक है?
अच्छा, बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बहुत टॉपिक में इधर उधर निकल जाऊंगा। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि समंदर में जो लहरें बनती है ना बेटा, समंदर में जो लहरें बनती हैं, तो हमारा जो चांद है, चांद चांद की ग्रेविटी हमारे समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचती है, समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जमीन की ग्रेविटी उसको ऊपर जाने नहीं देती। तो इन दोनों में मुकाबला होता रहता है, जिसकी वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे हिलता रहता है और टाइडल एनर्जी क्रिएट होती रहती है। ठीक है जनाब। पर ये सारी की सारी एनर्जीज बेटा कैसी हैं? रिन्यूएबल है। टाइडल एनर्जी, समंदर की लहरें हर वक्त बनती रहती है। जमीन के अंदर जियोथर्मल एनर्जी हर वक्त चलती रहती है। सूरज की एनर्जी हर वक्त आती रहती है। तो सारी की सारी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल क्या है? सर, नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि आपने उसको एक दफा खर्च किया तो खत्म, अब वो दोबारा रिप्लेस नहीं होगी, दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। जैसे पेट्रोल, जैसे गैस, जैसे कोयला, ये जितने भी फॉसल फ्यूल है, ये सब के सब हम जमीन से निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। बलूचिस्तान से सुई गैस निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। ओ भाई, खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। सही है जनाब। तो वो तमाम एनर्जीज जो जमीन के अंदर से आप निकाल रहे हो, ऑयल निकाल रहे हो, गैसेस निकाल रहे हो, कोल निकाल रहे हो, ये सब का सब एक वक्त ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएंगी और आप दोबारा इसको इस्तेमाल करने के लिए जमीन से नहीं निकाल सकोगे। तो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक। रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए बेटा थोड़ा तेज तेज भाग रहा हूँ। उसके बाद जरा जल्दी से आखिरी हेडिंग पर आ जाइए। लास्ट हेडिंग है पावर। पावर क्या चीज होती है? सर, पावर को यूं डिफाइन करते हैं कि अगर हम वर्क को टाइम से डिवाइड कर दें, तो टाइम से डिवाइड करने को बोलते हैं रेट। टाइम से डिवाइड करने को कहते हैं रेट। रेट का मतलब होता है कोई काम कितनी तेजी के साथ हो रहा है, कोई काम कितनी तेजी के साथ हो रहा है, या कोई काम कितना आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो कभी भी ये चेक करना हो कि काम स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, तो हम लोग पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। और पावर का फॉर्मूला है कि सर, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दें, इट इज कॉल्ड पावर। पावर की यूनिट क्या है? सर, पावर की यूनिट एनर्जी की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो बन गया जूल पर सेकंड। पर जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट्स में मेजर करते हैं, और अगर बड़ी पावर हो तो किलो वॉट्स में मेजर करते हैं। लेकिन जब बच्चे को हम रट्टा लगवा दें किलो वॉट किलो वॉट किलो वॉट, पावर होती है, पावर होती है, पावर होती है, तो बच्चा फिर किलो वॉट आवर में गलती करने लगता है। क्या मतलब? जरा सुनिएगा बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड पावर। ये बताइए, पावर की यूनिट होती है किलो वॉट, किलो वॉट। लेकिन ये बताओ, अगर मैं ये वाला जो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इस टाइम को उधर भेज दूं, तो बताइए टाइम आने के मल्टीप्लाई होगा। और जब टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर दें, जब टाइम से बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो टाइम से मल्टीप्लाई करके याद रखिएगा, अब वो पावर नहीं रहती बल्कि बन जाती है एनर्जी। तो किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, बट किलोवाट आर, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे घर में जो बिजली आती है, उसकी जो यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट, इट इज किलोवाट आवर। एफिशिएंसी क्या चीज होती है? तो सर, एफिशिएंसी ये है कि जब किसी भी मशीन को हम वर्किंग में लाते हैं, तो उस मशीन को जितनी एनर्जी देते हैं, इट इज कॉल्ड इनपुट एनर्जी। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो लैंप लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी 50 जूल, आपको लैंप से चाहिए लाइट, तो बेटा जो लाइट है वो आपके लिए है आउटपुट। ठीक है जनाब, आउटपुट। पर मैंने नोट करा 50 जूल में से 40 जूल लाइट में कन्वर्ट हुई और 10 जूल जाया हो गई। किसमें? सर, 10 जूल से आप देखोगे लैंप गर्म हो गया, लैंप गर्म हो गया। ठीक है जनाब। तो आपने एनर्जी दी 50, लाइट मिल रही है 40, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं बोलूंगा लैंप आपका 80% एफिशिएंट है। तो याद रखिएगा, हम जितनी एनर्जी इनपुट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि सारी की सारी इनपुट एनर्जी टोटली आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। पर सारा इनपुट कभी भी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती है। तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस वेस्टेज। तो इस फॉर्मूले को भी जहन में रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। तो आउटपुट और इनपुट का रेशो, इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। आउटपुट और इनपुट का रेशो, इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो बेटा मैंने 15 मिनट का टाइम रखा था कि मैं आपको ये पूरा चैप्टर
रिवाइज करा दूंगा, इसमें जो बातें याद दिलाने वाली हैं वो सारी की सारी बेटा मैंने मोटी मोटी बातें आपको याद दिला दी। और जब मैं आपको ये सारी की सारी बातें याद दिला चुका, तो याद दिलाने के बाद अब मैं आपको इन्हीं बातों की नॉलेज की बेस पर पास्ट पेपर के क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। तो पास्ट पेपर के क्वेश्चन कैसे करें, तो जरा बेटा देखिएगा, पास्ट पेपर के क्वेश्चन के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में नहीं, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, पहले ये वाला। जरा इस वाले क्वेश्चन को समी बेटा देखिएगा। ये क्वेश्चन है जनाब कौन से ईयर का, देखिए सर ये क्वेश्चन है 2021, मई जून 2021, पेपर 22। ठीक। अच्छा बेटा समी आप मेरी हेल्प करेंगे, समी बेटा आप मेरी हेल्प करेंगे। बताइए ये आपके पास मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में बैटरी लगी हुई होती है। बेटा समी बताओ, मोबाइल बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बैटरी। बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है बेटा, आप बताइए बहन। केमिकल एनर्जी होती है। समी भाई आप गलत बता रहे हैं यार। अच्छा बेटा समी ये बताओ कि जब केमिकल एनर्जी स्टेट द यूजफुल फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द बैटरी, अब ये समी वाला आंसर बन जाएगा। समी बताइए बैटरी हमें क्या आउटपुट देती है, बैटरी हमें क्या आउटपुट दे, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, पहले इलेक्ट्रिकल नहीं था भाई। अच्छा जी, ये मोबाइल फोन के अंदर मैंने बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाकर समी आपसे ही मेरा सवाल है, कोई सी ऐसी दो फॉर्म ऑफ एनर्जीज बताओ जो मोबाइल फोन में से बाहर निकल रही होती है। बताइए मोबाइल में से कौन कौन सी दो एनर्जीज बाहर निकल रही होती है। जी भाई समी। हाँ हाँ, तो जो निकल रही है बस बता दो ना, बता दो क्या निकल रही है। लाइट एनर्जी निकल रही होती है सर, उसकी स्क्रीन चमक रही होती है। ठीक। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या गाना सुन रहे हैं तो साउंड एनर्जी निकल रही होती है। ठीक। तो ये दोनों ही काम की चीजें। हाँ सवाल तो आसान है यार, बिल्कुल आसान है सवाल। ठीक है। लेकिन आपने गलत कर दिया पहला वाला पार्ट ना। अच्छा जी, अब जरा आ जाइए एक थोड़े लंबे सवाल के ऊपर। ये वाला सवाल थोड़ा लंबा सा। इस सवाल के अंदर जरा देखिए, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्क के साथ दूसरे चैप्टर भी थोड़े से इन्वॉल्व होंगे, तो बड़ा जरा ख्याल कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि, और ये कौन से ईयर का जरा देख लो भाई। ये क्वेश्चन है मई जून 2021, पेपर 21 है। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक हॉर्स पर एक राइडर बैठा हुआ है। ठीक है जनाब। और इस हॉर्स के सामने दो फेंस है, दो बैरियर है। ठीक है जनाब, दो बैरियर है। दोनों बैरियर को उसने दिखा दिया। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट है, बताइए कह रहे ड्रॉ करना है उन फोर्सेस को जो हॉर्स पर लग रही। बताइए हॉर्स पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, हॉर्स के ऊपर। तो आप कहोगे सर ये जो लड़की बैठी हुई है इसके ऊपर, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सही जनाब, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और हॉर्स का अपना वेट भी जाहिर सी बात है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है जनाब। तो इसको मैंने कह दिया वेट ऑफ राइडर। ठीक। और इसका जो अपना वेट है, वैसे उसने बोला हॉर्स पर कितनी लग रही है, ऑन द हॉर्स। तो ऑन द हॉर्स तो मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ इस लड़की का वेट लग रहा है। अच्छा जी। उसके बाद आ रही है, ये हॉर्स जमीन पे खड़ा हुआ है, तो जमीन इसे ऊपर की तरफ क्या देगी, नॉर्मल रिएक्शन। जमीन इसे बेटा ऊपर की तरफ क्या देगी, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जनाब। तो इसके ऊपर जनाब जो फोर्सेज लग रही है हॉर्स के ऊपर, वेट ऑफ राइडर एक्टिंग डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड एक्टिंग अपवर्ड। अच्छा जी। उसके बाद कह रहे हैं इंक्लूड द फोर्स दैट द राइडर एक्सर्ट ऑन द हॉर्स, लेबल दिस फोर्स एफ। कह रहे हैं इस फोर्स को एफ लिखिएगा। ठीक है जी, हम इनकी बात मान लेते। उसने कहा है कि राइडर की जो फोर्स है उसको एफ लिखिएगा, तो मैंने राइडर की फोर्स एफ लिख दी। और हैरत की बात है कि ये क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ लेबलिंग करने के, ड्रॉ एंड लेबल। ठीक है जी ना, हमने ड्रॉ भी कर दिया, लेबलिंग भी कर दी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है बेटा, एक्सप्लेन हाउ न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइज टू एफ। ठीक है जनाब, ये बताइए जो एफ फोर्स लग रही है इसके ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहां पर है, तो जरा सुनिएगा। द वेट ऑफ राइडर
F and weight of horse acting downward. ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एनटीएम लिखते हैं इसको जी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द ग्राउंड गिव्स रिएक्शन अपवर्ड एंड, मैं एक और बात कहूंगा, ये जो हॉर्स खड़ा हुआ है, ये हॉर्स भी इसको बेटा ऊपर की तरफ लड़की को एक रिएक्शन फोर्स देगा, एज वेल एज हॉर्स बॉडी गिव्स रिएक्शन ऑन राइडर। ठीक है जनाब? तो मैंने कुछ जरा ज्यादा लिख दिया है। अच्छा जी आगे चले, क्वेश्चन बेटा बी पार्ट, बी पार्ट पर आ जाइए, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। बी पार्ट बेटा ये है कि एक टॉपिक होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोर स्टेबल है और कौन सा ऑब्जेक्ट लेस स्टेबल है, एक बात। दूसरी बात ये बताइए सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है, सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है। तो याद रखिएगा पूरी बॉडी का मास जिस पॉइंट पर एक्ट करता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो उसने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन नहीं पूछी, वो ये कह रहा है कि बताइए आपके सामने दो फैंस रखे हुए, बताइए इन दोनों में सेंटर ऑफ मास कहां पर है, उसको क्रॉस बनाना है। तो इसका तो बहुत आसान है, इसको बड़ा समी बताइएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो सर इसकी पूरी की पूरी शेप यूनिफॉर्म शेप है। जब किसी ऑब्जेक्ट की शेप बेटा यूनिफॉर्म हो ना, तो उसका जो सेंटर होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आ जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आ जाएगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म शेप का है। लेकिन इसमें बताइएगा, इसमें सेंटर ऑफ मास बेटा समी बताओ कहां पर होगा, इस जगह पर होगा, इस जगह पर होगा या इस जगह पर होगा, समी बेटा बताइए। नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ मास की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो जनाब सर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन ये है कि बताइए जिसकी वाइडर बेस है वो मोर स्टेबल होता है, हमें पता है, पर उसकी वजह बताएं क्यों, उसकी वजह बताएं क्यों, वो मोर स्टेबल क्यों है। समी बेटा आप बता सकते हैं वाई इट इज मोर स्टेबल। सर उसकी वजह यह है कि जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जमीन के ज्यादा करीब होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है। जिसका सेंटर ऑफ मास जमीन के ज्यादा करीब होता है, ग्राउंड के ज्यादा करीब होता है, वो मोर स्टेबल हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी ये वाली बात भी जानदार है कि सर इसका ज्यादा सरफेस एरिया इन कांटेक्ट है। जिसका ज्यादा सरफेस एरिया इन कांटेक्ट होगा जमीन के साथ वो मोर स्टेबल हो जाएगा। समी भाई आपकी बात भी सही है, ठीक है जी। लेकिन बेहतर इसकी वर्डिंग ये है कि द सेंटर ऑफ मास, the center of mass of wider base is more closer to the ground, जमीन के ज्यादा करीब है। और जो ज्यादा जमीन के करीब होगा, सेंटर ऑफ मास जमीन के जिसका ज्यादा करीब होगा, सो इट इज मोर स्टेबल। ठीक है जनाब, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है जनाब, और ये वाली बात को भी मैं शामिल करना चाहूंगा जो समी ने बोली, इट हैज मोर
एरिया इन कॉन्टैक्ट, एरिया इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। ठीक है ना, जितना ज्यादा एरिया इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड होता है वो उतना ज्यादा मोर स्टेबल हो जाता है। समी भाई आपकी बात को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब थोड़ा और आगे चले, और इस क्वेश्चन के लिए मैं समी से नहीं बल्कि बहन से पूछूंगा, बेटा मुझे ये बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला आपने बताना है। कह रहे हैं हॉर्स का मास और राइडर का मास 520 केजी है, काइनेटिक एनर्जी 4000 जूल है, स्पीड कैलकुलेट करना है। अब बेटा मुझे बताइए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा। जबरदस्त, गलत बता रही हैं आप सभी, बेटा आप बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। जी, यार इतना आसान फार्मूला बच्चा आपने गलत बता दिया। तो आप अच्छा, तो क्वेश्चन देख रही हो आप सो रही हो भाई। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्पीड। स्पीड पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अच्छा चलिए जनाब, काइनेटिक एनर्जी है बेटा 4000, काइनेटिक एनर्जी 4000 डिवाइड वाला 2 माना के मल्टीप्लाई, मास है 520, स्पीड बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब, स्पीड कैलकुलेट करना है। मैं कैलकुलेटर चला रहा हूँ, मैंने कैलकुलेटर में लिखा 8000 डिवाइडेड बाय 520, जो रिजल्ट आया उसका मैंने निकाला स्क्वायर रूट। इसका आंसर आ रहा है जनाब 3.9, 3.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जनाब, तो फॉर्मूले को पुट करना है, वैल्यूज रखोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा जी बेटा, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉर्स इज 1.4 मीटर अबव द ग्राउंड। ये चीज बन गई बेटा हाइट, ये चीज बन गई हाइट। ठीक है जनाब, उसके बाद कह रहे हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 3000। सही जनाब, जब वो जंप करेगा राइडर उस फेंस के ऊपर से, सही जनाब, तो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 3000। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग दिस जंप। ठीक है जनाब, ड्यूरिंग दिस जंप उसकी हाइट कितनी होगी फ्रॉम द ग्राउंड। सही जनाब, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड मालूम करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी उसने दी हुई है। तो अब फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल एनर्जी का। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच। सर पोटेंशियल एनर्जी 3000 जूल, ये लिखिए जनाब 3000 जूल। सबका टोटल मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 520, ग्रेविटी 10, एच मालूम करना है। ये वाला एच इसमें यूज नहीं हो रहा, ये तो नॉर्मल एच है जब वो जमीन पे खड़ा हुआ है हॉर्स, लेकिन जब वो छलांग लगा रहा है तो छलांग लगाते वक्त उसकी हाइट बढ़ जाएगी, और वो बढ़ी हुई हाइट हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा 3000 डिवाइडेड बाय 5200, इसकी हाइट आ रही है जनाब 0.57, 0.57। अभी तो 0.57 हाइट आई है। ठीक है जनाब, इस 0.57 में, इस 0.57 में समी आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, इस 1.4 का कोई काम होगा नहीं होगा बेटा, सवाल पढ़ के बताइए। हाँ बेटा समी, क्या ये इसका आंसर होगा। नहीं नहीं, माइनस नहीं करना, माइनस नहीं करना, गौर से सुनो। जब हॉर्स ने छलांग लगाई तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन, उसने एनर्जी जितनी गेन की है, एनर्जी गेन, पोटेंशियल एनर्जी गेन की है 3000। तो इसका मतलब है इसने इतनी फर्दर हाइट गेन की है, इतनी फर्दर हाइट उसने गेन की है, और हमें निकालनी है टोटल हाइट, टोटल हाइट निकालनी है। जी ऐड करना होगा, तो 1.4 में 0.57 को करोगे ऐड, तो 1.4 प्लस दिस नंबर, तो ये रिजल्ट आ रहा है जनाब 1.97, तकरीबन 2 लिख लीजिए इसको। तो इसकी हाइट आ रही है जनाब 2 मीटर, 1.97 है। ठीक है जनाब, तो 2SF में बेटा मैंने इसको लिख दिया, तो ये बन गया 2.0 मीटर, इट इज इट्स हाइट। ठीक है जनाब, तो बेटा मैंने वर्क एनर्जी पावर का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया, और ये 2 पास पेपर के क्वेश्चन थे ये मैंने करा दिए। अलबत्ता इस वीडियो को बेटा मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।